स्वागत है मित्रों आपके अपने चैनल हिंदी हिंदुस्तान में। आज हम यूजीसी नेट हिंदी का 2018 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, जिसका हम विस्तृत विश्लेषण करेंगे। अर्थात हम उसका समाधान भी प्रस्तुत करेंगे कि उस प्रश्न का समाधान क्या है, और जो दिए गए ऑप्शन हैं उन चारों ऑप्शन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो बिना देरी शुरू करते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद कितने होते हैं? तो अभ्यांतर प्रयत्नों के अनुसार वर्णों के 4 भेद होते हैं। समाधान कुल 4 भेद होते हैं, इसके विवृत, स्पष्ट और ईषत् विवृत। और चौथा है हमारा ईषत् स्पष्ट विवृत। तो पहला विवृत है, तो विवृत इनके उच्चारण में बाह्य इंद्रियां खुली रहती हैं, स्वरों का प्रयत्न विवृत कहलाता है। स्पष्ट इनके उच्चारण में बाह्य इंद्रियों का द्वार बंद हो रहता है। का से लेकर माँ तक 25 व्यंजनों को स्पर्श करके स्पर्श को वर्ण कहते हैं। तीसरा है ईषत् विवृत। इनके उच्चारण में बाह्य इंद्रियां खुली रहती हैं। इसी भेद में या रा लावा है, इनको अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों का मध्यवर्ती है। ईषत् विवृत आता है। फिर ईषत् विवृत में इनका उच्चारण बाह्य इंद्रियों के कुछ बंद रहने से होता है। श, स, सा, हा। इन वर्णों में उच्चारण का एक प्रकार का घर्षण होता है, इसलिए इसमें ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी की बोली में मगही नहीं शामिल होती है। पश्चिमी हिंदी का विकास शॉर्ट श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं: खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली। खड़ी बोली अपने मूल रूप में मेरठ बिजनौर के आसपास बोली जाती है। बांगरू को जाटू या हरियाणवी भी कहते हैं। यह पंजाब के दक्षिण पूर्व में बोली जाती है। ब्रज भाषा मथुरा के आसपास ब्रजमंडल में बोली जाती है। इसे बोली न कहकर भाषा भी कहा जाता है। कन्नौजी गंगा के मध्य दोआब की बोली है। यह ब्रज में लगभग मिलती जुलती है। बुंदेली बुंदेलखंड की उपभाषा है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 के पास में। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, हिंदी साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो प्राकृत में लिखी गई हैं, पौशाची अपभ्रंश में लिखी गई हैं, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई हैं, या तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। सिद्ध मूलतः बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित हैं। सिद्धों की संख्या 84 है, इसको याद कर लीजिएगा। सिद्धों की संख्या 84, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, जिनमें मुख्य रूप से सरहपा, शवरपा, लुईपा, कुकुरिपा और सहरपा सिद्ध समुदाय के प्रथम कवि थे। सरहपा सिद्ध समुदाय के प्रथम कवि थे। सिद्धों का मुख्य उद्देश्य जातिवाद, ब्राह्मणवाद आदि पर अपने साहित्य के माध्यम से प्रहार करना एवं समाज सुधारक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसी कारण से उन्होंने अपना संपूर्ण साहित्य लोक भाषा अथवा आम जन भाषा में हिंदी लिखा, ताकि ये अधिक से अधिक लोगों एवं जनसाधारण को प्रभावित कर सके, आम लोग साहित्य को समझ सके और समाज में बदलाव लाया जा सके। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? यह विचार हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार हिंदी के प्रसिद्ध कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के साहित्याकाश में विशेष स्थान है। वे हिंदी के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक, साथ ही सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। प्रश्न नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारा है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता जागृत हुई है। यह विचार किसका है? कभी कभी पंक्तियां भी पूछ ली जाती हैं और पूछा जाता है किसका विचार है, किसने कहा है। तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल जी ने। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण भक्ति की शाखा में अश्लील विलासिता जागृत हुई है। यह विचार रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचक, निबंधकार, अनुवादक और कथाकार हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, सूर आदि है। प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? प्रश्न नंबर 6। प्राणचंद्र चौहान का राम भक्ति शाखा से संबंध है।
प्राणचंद्र चौहान भक्ति काल के कवि हैं एवं उन्होंने रामायण महानाटक की रचना की है। किसकी रचना की है? रामायण महानाटक की रचना प्राणचंद्र चौहान जी ने की है। संस्कृत में रामचरित संबंधी कई नाटक मौजूद हैं, जिनमें से कुछ तो नाटक के साहित्य नियमों के अनुसार लिखित रूप में मौजूद हैं, जबकि कुछ सिर्फ संवाद के रूप में मौजूद हैं। इसी पद्धति पर प्राणचंद्र चौहान ने 1667 में रामायण महानाटक लिखा, जो कि नाटक की आधुनिक परिभाषा के नियमों पर खरा नहीं उतरता, सिर्फ संवाद के रूप में मौजूद है। इस प्रकार प्राणचंद्र चौहान राम भक्ति शाखा से संबंधित कवि हैं। प्रश्न नंबर 7, भंवर गीत किसकी रचना है? तो भंवर गीत हमारे नंददास जी की रचना है। भंवर गीत नंददास जी की रचना है। नंददास का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पास रामपुर गांव में हुआ था। वह उच्च कोटि के कवि थे। नंददास भक्ति काल से संबंधित कवि हैं। उन्होंने संपूर्ण भागवत की भाषा को रूप दिया। इसके अतिरिक्त तो उनकी अन्य रचनाएं हैं रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, श्याम सगाई, सुदामा चरित आदि। ये जितनी भी रचनाएं हैं ये याद कर लीजिएगा, ये हो सकता है नेक्स्ट पेपर में आपसे पूछ ली जाए। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन में के वैभव को क्या नाम दे सकते हैं? चरमोत्कर्ष का युग था, उत्थान का युग था, या विस्तार का युग है, या चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास का पतन का युग है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरम उत्कर्ष और उसके पश्चात उत्तरोत्तर ह्रास और पतन और विनाश का युग था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का समय 1700 से 1900 बीच का माना जाता है। भक्ति काल की भक्तिमयता, परिलौकिकता की तीव्र प्रतिक्रिया स्वरूप इस युग का उदय हुआ। इसका प्रभाव रीतिकालीन साहित्य पर यह हुआ कि ईश्वर का सामान्य नायक नायिका के रूप में चित्रण होने लगा। मुगल साम्राज्य के चौथे बादशाह जहांगीर का शासनकाल रीतिकाल के दौरान पड़ता है। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास एवं पतन का युग था। रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी कवि थे। वे किसी न किसी राजा के संरक्षण में अथवा उनके दरबार में उसकी प्रशंसा में लिखने में व्यस्त थे। रीतिकाल से संबंधित कई कवियों का संबंध मुगलों से भी रहा है। प्रश्न नंबर 9, कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, दान जुद्ध जुर्बे के नेकू जे न मुर्के, नीत देन वारे हैं मही के मही पालन को, हिये के विरुद्ध है स्नेही साँच उर के। ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफ़न के, जालिम दमाद हैं अदानिया ससुर के, चोजिन के चोजी महा मौजिन के महाराज, हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के। तो ये कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली थी? अनूपगिरी उर्फ हिम्मत बहादुर, जगत सिंह, राजा परीक्षित, या महाराज उदित नारायण सिंह। तो इसका सही ऑप्शन हमारा होगा अनूपगिरी अर्थात उर्फ हिम्मत बहादुर। अब इसका विश्लेषण देखते हैं। कवि ठाकुर रीतिकालीन रीतिमुक्त स्वच्छंद प्रेम परिपाटी के कवि थे। हिम्मत बहादुर कभी तो अंग्रेजों की ओर से लड़ते थे, कभी लखनऊ के नवाब के पक्ष में। एक बार हिम्मत बहादुर के राजा परीक्षित के साथ धोखा करने के लिए उन्हें बुलाया, लेकिन रास्ते में कवि ठाकुर मिल गए। उन्होंने परीक्षित को इसके संबंध में सचेत कर दिया। इसके पश्चात हिम्मत बहादुर ने कवि ठाकुर को अपने दरबार में बुलाया और वहाँ बुलाकर कवि ठाकुर को बेइज्जत करने की कोशिश की। इसी के परिणाम स्वरूप कवि ठाकुर ने अपनी म्यान से तलवार निकाली और ये वचन कहे, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के, जान जुत जुर्बे में नेकून जे न मुर्गे, नीत देन वारे हैं मही के मही पालन को, हिये के विशुद्ध है स्नेही साचे उर के। ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफ़न के, जालिम दमाद है दानिया ससुर के, चोजिन के चोजी मोजिन के महाराज, हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के। तो ये उन्होंने हिम्मत बहादुर जी ने कहा था राजा के लिए। प्रश्न नंबर 10 की ओर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन जी की नहीं है? ये नहीं है प्रश्न की ओर विशेषता ध्यान दीजिए, क्योंकि कभी कभी हम क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ते नहीं हैं और जो होते हैं कवि उनमें हम लोग टिक करके चले आते हैं। प्रश्न नंबर 10 में हमारा ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना को नहीं है, तो ये हमारे प्रेम प्रलाप ठाकुर जगमोहन की नहीं है। ठाकुर जगमोहन सिंह हिंदी साहित्य के मूर्धन्य रचनाकार रहे। उनका संबंध हिंदी साहित्य के भारतेंदु युग से है। वे उपन्यासकार, आलोचक एवं कवि थे। उन्होंने
छत्तीसगढ़ के बिखरे साहित्यकारों को जगमोहन मंडली बनाकर एक सूत्र में पिरोया और उनको लेखन की सही दिशा भी दी। जगमोहन मंडल काशी के भारतेंदु मंडल की तर्ज में बनी एक साहित्यिक संस्था थी। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता और श्याम सरोजनी। अब हम प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, दिन बीच वियोग बुलाइए ना। ये पंक्ति है। इस पंक्ति के बारे में क्या पूछा गया है देखते हैं। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसके बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी हैं। बगियान बसंत बसेरो किए, ये उपयुक्त पंक्तियाँ बद्रीनाथ चौराहे प्रेमगंज जी की हैं। इसमें बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगंज हिंदी साहित्य से जुड़े हुए एवं भारतेंदु मंडल से संबंधित साहित्यकार थे। ये एक पुरानी कविता का उदाहरण है। उनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ हैं भारत सौभाग्य, प्रेमगंज की रचनाएं हैं, याद कर लीजिए। भारत सौभाग्य नाटक है, बेसुरी तान लेख है, जीर्ण जनपद आदि। वे गद्य एवं पद्य के अलावा लोक गीतात्मक कजली, होली, चैता आदि भी लिखा करते थे। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। ये प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ के रचनाकार कौन है? तो ये श्रीधर पाठक ने रचनाएं पंक्तियाँ लिखी हैं। ये पंक्तियाँ हैं, पूरी पंक्तियाँ और भी बड़ी पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। तृणशय्या ओ अल्प, रसोई पाओ स्वल्प प्रसाद, पैर पसार चलो निद्रा लो मेरा आशीर्वाद। प्राण प्यारे के गुण गाथा साधु, कहाँ तक मैं गाऊं, गाते गाते चुके नहीं, वह चाहे मैं ही चुक जाऊं। हिंदी की उपयुक्त पंक्तियाँ हिंदी के महान कवि श्रीधर पाठक द्वारा रचित है। ये खड़ी बोली आंदोलन के दौरान लिखी गई हैं। श्रीधर पाठक हिंदी के साथ साथ संस्कृत एवं अंग्रेजी में लिखा करते थे। उनकी कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं। मनोविनोद, ये भी रचनाएं याद कर लीजिएगा या तो उसको लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। मनोविनोद, धन विनय, गुणवंत हेमंत, गोखले गुणाष्टक आदि। प्रश्न नंबर 13, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो आवारा मसीहा के लेखक हमारे नहीं, इसमें पूछा है किसके जीवन पर आधारित है। ये दोनों अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए बार बार मैं बोलती हूँ प्रश्न पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़िए। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? इसमें लेखक नहीं पूछे आवारा मसीहा। अगर लेखक पूछा तो विष्णु प्रभाकर जी होते, लेकिन विष्णु प्रभाकर तो किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है, तो इसमें शरद चंद्र जी के जीवन पर आधारित है। शरद चंद्र हमारा सही उत्तर होगा। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लगभग 12 वर्षों की कठिन मेहनत के से शरद चंद्र के जीवन पर आधारित लिखा गया एक उपन्यास है। इसे जीवनी एवं उपन्यास दोनों वर्गों में रखा जाता है। यह शरद चंद्र जी की जीवनी है। आवारा मसीहा को लिखने के लिए विष्णु प्रभाकर जी ने कड़ी मेहनत की। उन्होंने इसे लिखने के लिए बांग्ला भाषा सीखी। विष्णु प्रभाकर की अन्य रचनाएं ढलती रात उपन्यास, पाप का घड़ा ये भी उपन्यास है, होरी ये भी उपन्यास है, जो कि हमारे विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी है। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो ये हमारा युद्ध और नारी से उद्धृत किया गया है। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन महादेवी वर्मा के निबंध युद्ध और नारी से लिया गया है। देख रहे हैं, आपको ऐसा नहीं है कि जितने भी रचनाकार हैं उनके बारे में पढ़ लिया, उनकी रचनाओं के नाम पढ़ लिया, कभी कभी उन रचनाओं के अंदर में भी पूछ लेते हैं। यदि प्रश्न पत्र का स्तर थोड़ा सा ठीक लेवल का है तो आपको ऐसे ही प्रश्न आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। वैसे भी आप यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर क्वालिफाई करने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न बनना स्वाभाविक सी बात है। युद्ध और नारी महादेवी वर्मा के समस्या मूलक निबंधों की संग्रह श्रृंखला की कड़ियों का हिस्सा है। महादेवी वर्मा छायावाद से संबंधित थी। उनकी अन्य रचनाएं प्रकार हैं। कविता है उनका संग्रह है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और दीपशिखा। दूसरा निबंध इसका है श्रृंखला की कड़ियाँ और संकल्पिता। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? तो इसका उत्तर हमारा होगा ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए।
ग्रामोफोन का रिकॉर्ड हिंदी के महान कहानीकार जयनंद कुमार द्वारा लिखा गया एक कहानी है। इस कहानी में उन्होंने अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी की कहानी की विषय वस्तु बनाया है। उनकी अन्य कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं लाउड, परदेसी, मास्टर जी, बाहुबली, वह सांप, तत्सम। ये सब हमारी जयनंद कुमार जी की कहानियां हैं। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा सही। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास भी माना जाता है। इसकी रचना भारतीय हिंदू युग के प्रसिद्ध नाटककार लाला श्रीनिवास दास ने की थी। परीक्षा गुरु उपन्यास में मदन मोहन नाम के एक रईस के पतन और उसके सुधार की कहानी को विस्तार से बताया गया है। लाला श्रीनिवास दास भारतीय हिंदू युग के प्रसिद्ध नाटककार। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध नाटक है तप्ता संवर्ण, संयोगिता स्वयंवर आदि। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो ये हमारे स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है पर्णदत्त। स्कंदगुप्त नाटक गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासन एवं उसके राज्य के ऊपर हूणों के आक्रमण की पृष्ठभूमि पर रचा गया एक नाटक है। पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के सबसे प्रसिद्ध एवं हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से एक स्कंदगुप्त का एक पात्र है। इस नाटक में पर्णदत्त स्वराष्ट्र का शासक है और स्कंदगुप्त महान गुप्त सम्राट है। स्कंदगुप्त के आदेश पर पर्णदत्त ने झील का पुनरुद्धार करवाया था। साथ ही पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित ने इसी समय उस झील के तट पर विशाल विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया था। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक है चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, कामना, एक घूंट। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं हमारे नंद दुलारे वाजपेयी जी। नंद दुलारे वाजपेयी ने अनेक आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना की है, जिनमें हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी भी एक है। इसके अलावा वाजपेयी जी की अन्य आलोचनात्मक रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न। ये सब हमारे नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। आचार्य भरत के रससूत्र की व्याख्या शंकुक के सिद्धांत का नाम है। 4 व्याख्याताओं ने भरत मुनि की सूत्र को व्याख्यायित किया है, जिसमें से एक शंकुक जी हैं और इनका जो सिद्धांत है वो कहलाता है अनुमतिवाद। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समाधान पढ़ते हैं। भरतनाट्य के व्याख्याता शंकुक है। भरत के रस सूत्र की जो व्याख्या शंकुक ने की है वह अनुमतिवाद के नाम से भी प्रसिद्ध है। राजतरंगिणी के उल्लेख के अनुसार शंकुक कश्मीरी विद्वान थे और अजितापीड़ के शासनकाल में विद्वान थे। इन्होंने भुवनाभ्युदय नामक महाकाव्य में मम्म और उत्पल के भयंकर युद्ध का वर्णन किया है, जिसमें मारे गए वीरों के शव की वितस्ता नदी का प्रवाह रुक गया था। उसमें उन्होंने उसको ऐसा वर्णित किया है। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक I.A. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है पूछा गया है? तो कौन सी नहीं लिखी गई है? नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, ये नहीं लिखी गई है। बाकी प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिखी है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म लिखी है और कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन भी इन्होंने I.A. रिचर्ड्स के द्वारा लिखित की है। इवोर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचर्ड्स इनका पूरा नाम है। I.A. रिचर्ड्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ये अंग्रेजी के शिक्षक, विद्वान, आलोचक एवं लेखक थे। उन्होंने क्लिंटन कॉलेज के कैम्ब्रिज से शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म था। अब हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर ये इसका पार्ट है। रिचर्ड्स मनोविज्ञान के क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में आए। उन्होंने मनोविज्ञान का आधार लेकर अपने काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके द्वारा दिए गए 2 प्रसिद्ध सिद्धांत कला का मूल्यवादी और उपयोगितावादी सिद्धांत, संप्रेषणीयता का सिद्धांत, ये सब रिचर्ड्स ने दिए थे। इसके अलावा उनकी 2 अन्य किताबें प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो ऑप्शन में दी हुई है और कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, ये दोनों ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो ये दोनों किताबें किसकी हैं? दोनों किताबें I.A. रिचर्ड्स की हैं। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। घोर अंधारे चंद्रमणि जिमि उज्जो करेई, परम महासुख एकु कड़े दुरिय अशेष हरेई। उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किस किससे है? तो ऑप्शन दिए गए हैं। महासुख का तत्सम रूप है। महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है। महासुख ये तीसरा ऑप्शन है। प्रज्ञा और योग के से महासुख की दशा संभव है। डी ऑप्शन है महासुख का निर्वाण प्राप्ति में बाधक है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही है आपको लगाना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, A,
बी और सी, ए बी और सी ये सही है, ये वाला आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं समाधान की ओर। घोर अंधारे चंदमणि जिमि उज्जो करेई परम महासुख एकु कढ़े दुरिय अरशेष हरेई। दोहे की ये पंक्तियां सिद्ध साहित्य से ली गई हैं। सिद्ध बौद्ध की वज्रयान शाखा से संबंधित थे। इस दोहे में प्रयुक्त महासुख महासुख का तत्सम रूप है। महासुख शब्द को वज्रयानियों द्वारा परिभाषित किया गया है। प्रज्ञा कठिन साधना योग के माध्यम से महासुख की प्राप्ति संभव है। वज्रयान में महासुख महासुख या महासुख का वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक में पानी। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद्ध स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ा की भावना की गई है। प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। इन पंक्तियों में तुलसी का अभिप्राय क्या है? नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। जनता हठ योग को पसंद करती थी। योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी, या जनता भाग भक्ति मार्ग की से विमुख हो गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी में हमारा ए और सी ये दोनों सही हैं, बी और डी गलत है ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23। न नागरी काया बिति कीन्हा लेई खोजा पावा तेड़ चीन्हा। पैस उठी अगम पंथ बड़ बांका तस मार्ग जस सुई का नाका। बांक चढ़ाओ 7 खंड ऊंचा चारि बसेरे जाई पहुंचा। शुक्ल के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारि बसेरे से अभिप्राय क्या है? 4 धर्मशालाएं हैं। प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि नामक योग के अंग हैं। शरीयत तरीकत मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान है। यह धर्म अर्थ काम और मोक्ष का पुरुषार्थ है। तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन सही होगा। बी और सी हमारे ऑप्शन सही हैं। तो बी और सी में देखिए क्या दिए गए हैं। शरीयत तरीकत मारिफत और हकीकत से है इसका संबंध, और जबकि दूसरा अर्थ है प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि नामक योग से। ये 2 हमारे ऑप्शन बी में दिए गए हैं। आपका बी ऑप्शन में बी और सी सही है। जबकि प्रश्न में दिए गए अन्य 2 विकल्प असत्य हैं। इन दोनों कथनों के में दिया गया अर्थ प्रश्न में आए 4 बसेरे से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरही अजहू बनारसी आसपासा। आचार सहित विप्र करहीन दंड उति तिन तने रविदास दासानुदासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? लोक व्यवहार वर्ण व्यवस्था विनय या गर्भोक्ति। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही है? तो बी ऑप्शन सही है। इसमें ए बी सी हमारा सही होगा, गर्भोक्ति नहीं इसमें शामिल है। साहित्य और कला के क्षेत्रों का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसमें यथार्थ स्थितियों की तुलना में आंतरिक अनुभूतियों का चित्रण ही वांछनीय माना जाता है। वह वाद जिसमें मनोगत भावों को यथार्थ रूप से व्यक्त करने को मुख्य उद्देश्य माना जाता है। प्रश्न में लोक व्यवहार वर्ण व्यवस्था और विनय अभिव्यंजना व्यक्त हुई है, जबकि यहाँ गर्भोक्ति अभिव्यंजना व्यक्त नहीं हुई है। प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। झूठो है झूठो सदा जगु संत कहंत जे अंतु लहा है। ताकु सहे सठ संकट कोटिक काढ़त दंत करत रहा है। जान पन्नी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गवार महा है। जानकी जीवनु जान न जन्यो तो जान कहावत जान्यो कहाँ है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं? तो पहली पंक्ति हमारी ये हो गई, दूसरी हमारी ये तीसरी। जान पन्नी को गुणमान बड़ो तुलसी के बिना गवार महा है। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं तुलसीदास? आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। उन्हें अपने ज्ञानी पने का बहुत अभिमान है। वे स्वयं महागवार हैं, संसार को झूठा कहने वाले महागवार हैं, या जानकी के जीवन से अनभिज्ञ लोग गवार हैं। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बी। ए और बी हमारा सही उत्तर है। उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है और वे स्वयं महागवार हैं। प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आशय हैं। उर में माखन चोर गड़े अब कैसहूँ निकसत अति ऊधो तिरछे हवे जो अंडे। तो ये ऑप्शन है। गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वह उन्हें दिल से निकालना नहीं चाहते, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो, और डी ऑप्शन है, कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए बी डी सी ऑप्शन गलत है हमारा।
कौन कौन से ऑप्शन है समाधान में देख लेते हैं। उर में माखन चोर गड़े, अब निकहूँ निकसत नहीं, ऊधो तिरछे हावे जो अड़े। यहाँ पहला, दूसरा एवं चौथा कथन सही है, जबकि तीसरा कथन गलत है। यहाँ कवि का अभिप्राय है कि गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं। गोपियाँ कृष्ण को दिल से निकालना चाहती हैं, लेकिन कृष्ण गोपियों के दिल से निकलते नहीं हैं। गोपियों को कृष्ण को दिल से निकालना असंभव सा हो गया। ये उद्धव और गोपियों के बीच में जब संवाद हुआ है तो उससे ये पंक्तियाँ ली गई हैं। प्रश्न नंबर 27, रीतिमुक्त कविता की विशेषताएं हैं। तो क्या विशेषताएं हैं? यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, यह मूलतः आत्मप्रधान और व्यक्तिगत है, ये सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी, सी सही है, डी हमारा गलत है। रीतिमुक्त कविता वे हैं जिन्होंने ना तो लक्षण ग्रंथों की रचना की, ना ही लक्षण ग्रंथों की रीति से बांधकर अपनी रचनाएं की। इस प्रकार की रीतिकालीन कविता के दौर में भी ये लोग परंपरागत शैली से हटकर स्वच्छंद रूप से रचना करते रहे। रीतिमुक्त कविता की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इनकी रचनाएं आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। इनकी रचनाएं मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत होती हैं। साथ ही कवियों के द्वारा रचित कविताएं सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त हैं। प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं कि सुंक पुंज में फूली सरे सू लगी उर्दो जो वियोग तिहारे, मातो फुरई ना घिरे अबलानी पे जान मनोज यू डरत मारे। हवे अभिलाषिन पात निपात कड़े ही सूल उदास उसानसिन डारे। हे पतझार बसंत दू घनानंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भाव व्यंजना के कौन कौन से रूप व्यक्त हुए हैं? उक्ति वैचित्र, उक्ति चमत्कार, उक्ति विपर्य या उक्ति सादृश्यता। तो इसका सही ऑप्शन है ए, बी और सी। हमारा ए, बी और सी, डी हमारा नहीं है। उक्ति वैचित्र, उक्ति चमत्कार, उक्ति विपर्य हमारा इसमें अभिव्यंजना हुई है। मीराबाई के पदों में मुख्य है अपूर्व भाव विवलता, रस्यानुभूति, आत्मसमर्पण, भगवत विरह की पीड़ा की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन बी नंबर सही है। बी ऑप्शन सही है। ए, सी और डी, ए, सी और डी। आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। खड़ी बोली का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी। ए, बी और सी साहित्यिक ये हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। डी हमारा ऑप्शन नहीं है। साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। दिल्ली मेरठ के आसपास की बोली है। खड़ी बोली का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? तो कामध्यात्म की समस्या, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन युद्ध का युगीन संदर्भ, युद्ध दर्शन और सुधारवाद। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए, बी, सी सही होगा। तो बी हमारे में ए, बी, सी सही है उत्तर। दिनकर राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इस राष्ट्रीय धारा के अंतर्गत अनेक अंतर्धाराएं भी आती हैं। सभी धाराओं में समानता एक है कि ये कवि सभी ब्रिटिश सत्ता से भारत को स्वतंत्र कराने के पक्ष में है, लेकिन इन सभी धाराओं के भारत को स्वतंत्र कराने एवं ब्रिटिश सत्ता से संघर्ष करने अथवा चुनौती देने से तरीके अलग अलग हैं। दिनकर के राष्ट्रीय धारा से संबंधित होने के कारण उनकी रचनाओं में वे भाव झलकने लगता है। दिनकर के काव्य में राष्ट्रीयता के कारण वे भारत चीन युद्ध को एक अन्य युगीन संदर्भ के एक पौराणिक प्रसंग से जोड़कर उसके बारे में लिखते हैं एवं इसके कारण उनकी रचनाओं में युद्ध के दर्शन भी हो जाते हैं। साथ ही उनकी रचनाओं में कामाध्यात्म की समस्या भी झलकती है, लेकिन सुधारवाद उनका ज़्यादा ध्यान नहीं है। उनकी रचनाओं में सुधारवाद संबंधित प्रसंगों की अनुपस्थिति है। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से किनका संबंध सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अज्ञेय से है? तो आत्म सचेतन, विचार कविता, बावरा अहेरी या जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा होगा, कोड दिए गए हैं, हमारा सही ऑप्शन इसका है उत्तर नंबर डी, ए, सी और डी। ए, सी, डी में क्या दिया गया है? अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञेय था। वे एक कवि, निबंधकार, संपादक एवं अध्यापक थे। प्रश्न में पूछी गई 3 रचनाओं में से आत्म सचेतन, बावरा अहेरी का संबंध अज्ञेय से है। साथ ही अज्ञेय ने
साथ ही अगेन जी ने अनेक जापानी हाइकू कविताओं को अनुदित भी किया है, जबकि विचार कविता बलवीर सिंह रंग द्वारा रचित है। प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? लैला सिंह, पंडित बुद्धिराम, अमीना, सुनंदा। तो हमारे बी और सी ऑप्शन सही होंगे। बी और सी किस में दिया हुआ है? बी ऑप्शन में दिया हुआ है। पंडित बुद्धिराम और अमीना ये हमारे प्रेमचंद की कहानियों से उद्धृत हैं। तो अमीना जो है वो हम मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह की पात्र हैं, इसमें लिखा हुआ है ईदगाह की पात्र हैं। और जो बूढ़ी काकी इनका है कहानी, वो बुद्धिराम उसमें पात्र हैं। प्रश्न नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं? कृष्णचंद्र, सोफिया, हरिप्रसन्न, गजाधर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन से होंगे? ऑप्शन नंबर हमारे इन सब कोडों को आधार पर हमको सही ऑप्शन का पता लगाना है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न में पूछे गए विभिन्न पात्रों में से पहला कृष्णचंद्र प्रेमचंद के कहानी संग्रह मानसरोवर की एक महत्वपूर्ण कहानी डामुल का कैदी का प्रमुख पात्र है। दूसरा पात्र सोफिया प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि से संबंधित है, जबकि चौथा पात्र गजाधर प्रेम के उपन्यास सेवा सदन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन से निबंध लिखे हैं? आलोक पर्व, माटी हो गई सोना, विचार और वितर्क, कुछ उथले कुछ गहरे। तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन होगा आलोक पर्व और विचार और वितर्क। ए और सी सही होगा। यस, ए और सी हमारा ऑप्शन सही है। पहला एवं तीसरा निबंध संग्रह आलोक पर्व एवं विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है, जबकि माटी हो गई सोना कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर सारथी, कुछ उथले कुछ गहरे बाबू गुलाब राय की कृति है। निम्नलिखित में से रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं। कौन कौन सी दलित आत्मकथाएं हैं? अपने अपने पिंजरे, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, मेरी पत्नी और भेड़िया, गर्दिश के दिन। तो इसमें से जो दलित आत्मकथाएं हैं वो ऑप्शन नंबर बी है। ए और सी अपने अपने पिंजरे और मेरी पत्नी और भेड़िया। तो इसमें देखते हैं कि ये किसने लिखी हुई हैं। मेरी पत्नी और भेड़िया धर्मवीर भारती जी की रचना है। ये देखिए, धर्मवीर भारती जी की रचना आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई रचना है। और अपने अपने पिंजरे ये मोहनदास नैमिषारण्य जी ने लिखी हुई है। इसको जरूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, अक्सर ये रचनाएं पूछी जाती हैं प्रश्न पत्र में। जबकि मुड़ मुड़ कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की एक रचना है, और गर्दिश के दिन हरिशंकर परसाई जी की रचना है। निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है? तो मादम बवेरी, जॉन लॉक, सैमुअल पी हटिंगटन, क्लाउड लेवी स्ट्रास। तो अब हमारा सही ऑप्शन होगा ए और बी, मादम बवेरी और ए और बी हमारा जॉन लॉक, ये हमारे यथार्थवादी लेखक हैं। प्रश्न नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित है? डिक्टेटर, संग्राम, बड़े खिलाड़ी, प्रेम की वेदी। तो हमारा इसमें प्रेम की वेदी तो हमारा प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया, और संग्राम, ये दोनों नाटक प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी और डी सही उत्तर है। प्रेमचंद बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। वे बेहतरीन नाटककार होने के साथ उपन्यासकार, कहानीकार, समीक्षा लेखक एवं साहित्य की अन्य विधाओं को लिखने में भी उतने ही पारंगत थे। उन्हें मूलतः उपन्यासों, गोदान, निर्मला के लिए जाना जाता है, लेकिन साहित्य की अन्य विधाओं के क्षेत्र में उन्होंने विशिष्ट रचनाएं रची हैं। उनके प्रमुख नाटक है संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी। लेखन के लिए उन्हें जाना जाता है, लेकिन नाटक के क्षेत्र में वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए थे जितना उन्होंने कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की थी। प्रश्न नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही हैं? साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है। साधारणीकरण आत्मलम्बनत्व धर्म का होता है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार का अनिवार्य होना है। साधारणीकरण के बिना रसानुभूति संभव नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बी और सी एकदम सत्य है। बी और सी, साधारणीकरण आलम्बकत्व धर्म का होता है और साधारणीकरण के बिना रसानुभूति संभव नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40। नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद उक्त वाक्यांश के लिए कौन से कथन सही है? इसमें अलंकार ध्वनि है, यह रस ध्वनि का उदाहरण है, इसमें अत्यंत तिरस्कत्रवाच्य ध्वनि है, यह लक्षण पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा डी। ए और डी इसका सही उत्तर है। हमारा उत्तर नंबर ए और डी।
नीलोत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के बूंद। इस पद में ध्वनि अलंकार, ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है एवं इस पद में शब्दालंकार है। शब्द के दो रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। वाक्यार्थ की सिद्धि के लिए वाक्यार्थ अपने अर्थ को छोड़कर केवल लक्ष्यार्थ को सूचित करे, वहाँ लक्षण लक्षणा होती है। प्रश्न नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें 4 दिए गए हैं, चित्रावली, मृगावती, चंदायन, अनुराग बांसुरी। तो इसका सही रचनाकाल है चंदायन, मृगावती, चित्रावली, फिर अनुराग बांसुरी। ये ज़रूर इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये रचनाएं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको मैं इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में लिख दूँगी, इम्पॉर्टेंट है, इनको कृपया अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लीजिए। चंदायन मुल्ला दाऊद 1339 में लिखी गई थी। मृगावती कुतुबन 1503 में, चित्रावली उस्मान के दौरान 1513 में, अनुराग बासी नूर मोहम्मद 1764 में। इसको आप याद करने की ट्रिक भी आप बना सकते हैं, जैसे चांद, मुल्ला मतलब आप समझते हैं मुसलमान को कहते हैं। तो चंद्रमा का जो त्यौहार होता है वो कौन मनाता है? वो मुस्लिम मनाते हैं, तो मुल्ला दाऊद हो गए। ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। मृगावती कुतुबन, मृग कहाँ रहती हैं? तो वन में रहती हैं, तो ये 1503 में मृग वन में रहता है। तो इस तरह से आप कुछ भी ट्रिक अपने मन में बना करके इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं इन रचनाओं को। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम मुझे कुछ कवि दिए गए हैं, तो इसका सही अनुक्रम है बी। सबसे पहले गुरु नानक आए 1453 में, फिर दादू 1544 में, फिर मल्लुक दास 1574 ईस्वी में, फिर सुंदरदास 1596 ईस्वी में। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित प्रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। सबसे पहले भूषण 1623 ईस्वी में, जसवंत सिंह 1627 में, देव 1673, फिर सूरती मिश्र, इनका उपलब्ध नहीं है डेटा। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताना है। तो कवि दिए गए हैं 4, उसमें सही आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। सबसे पहले श्रीधर पाठक 1860, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1865, गया प्रसाद शुक्ल सनेही 1883 और राम नरेश त्रिपाठी 1889 में। तो ऐसे भी प्रश्न बनते हैं आपके। अब आते हैं प्रश्न नंबर 45 की ओर। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो बी ऑप्शन हमारा सही है, यशोधरा, कामायनी, कनुप्रिया और उर्वशी। सबसे पहले यशोधरा मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखे थे 1932 ईस्वी में, कामायनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा 1935 में, कनुप्रिया धर्मवीर भारती द्वारा 1959 में, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा 1961 में। प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो हमारा डी ऑप्शन एकदम सही है, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका और जाल समेटा। ये उनके बारे में विस्तृत व्याख्या दी गई है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ था। वे इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव पट्टी में हुआ था। हरिवंश राय ने 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में MA किया। वह 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवक्ता रहे। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, सतरंगिनी एवं अन्य। प्रकाशन काल के अनुसार उनकी रचनाएं निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका और जाल समेटा है। प्रश्न नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के दौरान निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है एकदम। प्रलय की छाया पहले, फिर मधुबाला, असाध्य वीणा, फिर पटकथा। अब इसका डिटेल देख लेते हैं। प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। मधुबाला हरिवंश राय बच्चन 1936 में, असाध्य वीणा अज्ञेय के द्वारा 1961 में हुई एवं अज्ञेय ने के कविता संग्रह आंगन के पार द्वार में ही संग्रहित है। पटकथा के रचनाकार हैं बलवीर सिंह रंग। प्रश्न नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो अनुक्रम वाले भी प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं पेपर में, तो इनको भी आप याद कर लीजिए इन रचनाओं को। ए ऑप्शन सही है, दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष और पहला पड़ाव। दिव्या यशपाल जी के द्वारा लिखे थे 1945 ईस्वी में। जहाज का पंछी 1945 में इलाचंद जोशी द्वारा, 1955 में। अमृत और विष अमृतलाल नागर द्वारा 1966 में। पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल द्वारा 1987 में। प्रश्न नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो कहानियाँ कुछ दी गई हुई हैं, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। सबसे पहले हमारी एक टोकरी भर मिट्टी आई थी, फिर उसने कहा था, फिर राजा निर्बंसिया, फिर परिंदे।
तो एक टोकरी भर मिट्टी माधव राय सप्रे द्वारा लिखित कहानी, इसे हिंदी की पहली कहानी होने का श्रेय भी प्राप्त है। 1901 के छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्र में प्रकाशित हुई थी। 1901 में हुई थी, छपी हुई थी एक टोकरी भर मिट्टी। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है। उसने कहा था कि प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में जून 1915 में हुआ था। फिर आती है राजा निर्बंसिया, हिंदी के महान कहानीकार कमलेश्वर द्वारा लिखित कहानी है। परिंदिक हिंदी साहित्यकार निर्मल वर्मा द्वारा लिखित कहानी है। इसका प्रकाशन सन 1956 में हुआ था। फिर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, श्रृंखला की कड़ियाँ, अशोक के फूल, आस्था और सौंदर्य, कला और जोखिम। तो इसका हम देख लेते हैं समाधान। श्रृंखला की कड़ियाँ हमारा महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है 1942 में। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया 1948 में। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया 1961 में। कला का जोखिम निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया 1981 में। तो ये थी आज की हमारी क्लास। ये प्रश्न हमने प्रथम प्रश्न 50 प्रश्न कर लिए हैं विस्तृत व्याख्या सहित। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो हिंदी हिंदुस्तान टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। और आपको यदि इसमें से कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर प्रश्न कीजिए। या फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको थोड़ी सी भी मदद हुई है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।